नमस्कार मित्रों, टारगेट विद पीएस परिहार परिवार में आपका बहुत स्वागत है। मैं विपिन सिंह आप लोगों की हिस्ट्री क्लासेस लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे। और हमने अपने पिछले क्लास में जैसा आपको बताया था कि हमारी जो ये क्लास है वो पाषाण काल या स्टोन एज से शुरू होगी। हमारी ये क्लास जो है वो होगा, इसका शुरुआत है पाषाण काल। पाषाण काल जिसको कि स्टोन एज भी बोला जाता है। तो आखिर ये स्टोन एज बोला क्यों जाता है? देखिए, इसके स्टोन एज या पाषाण युग बोलने के पीछे जो रीज़न ये है कि मानव जीवन का केंद्र जो है वो पत्थर ही है। मानव जीवन की तीन प्रमुख चीज़ें जिसमें कि आता है, भोजन है आपका, भोजन, दूसरा है सुरक्षा और तीसरा है आपका निवास। ये जो तीनों ज़रूरतें हैं वो पत्थर के माध्यम से ही पूरी होती थी। व्यक्ति पत्थर से निर्मित औजारों से जो है वो शिकार किया करता था और उस शिकार को भोजन के रूप में ग्रहण करता था। इसके अलावा वो बड़े जानवरों से, अन्य जीवों से उसकी सुरक्षा भी करता था और तीसरा गुफाओं में रह करके वो अपने आप को सुरक्षित रखता था। तो ये तीन जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उसको पत्थर से प्राप्त होती थी। तो पाषाण काल जो है इसका कुछ वर्गीकरण भी किया गया है। आखिर इस वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यहाँ पे जो वर्गीकरण का आधार है वो है कि पत्थर जो से निर्मित औजार हैं, पत्थर से निर्मित जो औजार हैं उसकी संरचना में की संरचना जो है उसमें अंतर है। इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए पाषाण काल को हम लोग तीन भागों में विभाजित करते हैं। ये हो गया, पाषाण काल को हम लोग तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक एज भी बोला जाता है इसको। और मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज बोला जाता है और नव पाषाण काल को नियोलिथिक। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है ये पैलियोलिथिक एज है। मध्य पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं मेसोलिथिक और नव पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक। तो इनका जो विभाजन किया गया है, ये जो पुरा पाषाण काल है ये मानव इतिहास का सबसे लंबा दौर है। मतलब पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में इतना लंबा समय कभी नहीं रहा है। तो ये आप टाइम पीरियड देखिए, इसका समय जो है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व जो है इसका पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं। और ये जो मध्य पाषाण काल है ये 1000 बीसी से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक है। और नव पाषाण काल जो है ये लगभग 8, 9, 10 से स्टार्ट होकर के 1000 बीसी तक आता है। अब आपके दिमाग में स्वतः ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि 10,000 बीसी में मध्य पाषाण काल भी है और नव पाषाण काल भी है, कैसे? तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। उसमें है क्या कि कहीं कहीं पे मध्य पाषाण काल की जो विशेषताएं हैं जिस समय दिख रही हैं उसी समय किसी अन्य क्षेत्रों में लोगों ने अपने आप को थोड़ा और विकसित किया और विकसित करने के बाद वो नव पाषाण कालीन सभ्यता के अंश उनमें दिखाई पड़ते हैं। उसी दौर में दोनों स्थानों में अंतर है। मध्य पाषाण काल के कुछ स्थान ऐसे हैं जो उसी दौर के हैं जिस समय कि उससे पड़ोस में या उससे आसपास के एरियाज में नव पाषाण काल की स्थितियां दिखती हैं। इसीलिए यहाँ पे टाइम पीरियड का ये है। अब क्या है, चूंकि पूरा पाषाण काल इतना लंबा समय है तो इसको भी तीन भागों में बांट दिया जाता है। और पहला है पूरा पाषाण काल, जिसको कि निम्न पूरा पाषाण काल भी कहते हैं।
जिसको निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं, उसमें मध्य पुरापाषाण काल है और उच्च पुरापाषाण काल। इसका टाइम पीरियड हम लोग देख लेते हैं सरसरी में। 25 लाख से 9 लाख ईसा पूर्व है, ये 9 लाख से 40,000 ईसा पूर्व है, और ये जो है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। तो जिस तरह से आपने एक अवधि देख ली कि किस तरीके से स्टोन एज को 3 भागों में हमने बांट रखा है। अब क्या है, चूंकि यहाँ पे जो सारा वर्गीकरण का आधार है वो पत्थरों की बनावट है, तो उस चीज़ को लेकर के हम देखेंगे कि वो किस तरह के पत्थर यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के औजार यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम चूँकि औजारों के स्वरूप में किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं या उसमें निरंतरता बनी हुई है। जो हमारा स्ट्रेटजी रही थी, पहले हमने अपने क्लास में बताया था कि हमारी स्टडी जो है वो रहेगी कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन्हीं को हमको देखना है। तो पूर्व पुरापाषाण काल के टाइम में जो है वो क्वार्ट्जाइट पत्थर का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पे जो औजार है वो है पेबुल है, चॉपर है, चॉपिंग है और हस्त कुठार, जिसको कि हैंड एक्स भी कहा जाता है। देखिए पेबुल जो होता है वो कुछ है नहीं, वो पत्थर का एक ऐसी आकृति जो होती है उसे वो पेबुल कहते हैं। और जब दो पत्थरों को आपस में टक्कर दिया जाता है तो इसमें यहाँ पे धार धार की स्थिति आती है, तो उसको हम चॉपिंग कहते हैं। और जब ये धार दोनों तरफ हो जाती है तो हम उसको कहते हैं चॉपर कहते हैं इसको। दोनों तरफ धार होता है चॉपर है, एक तरफ धार होता है, एक तरफ धार है तो चॉपिंग है। और पत्थर का एक ऐसा बेडौल सा शेप जो है इसको पेबुल कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हस्त कुठार या हैंडेक्स, कुल्हाड़ी जैसी चीज़ें भी दिखाई पड़ती हैं। और यहाँ जो पत्थर का यूज़ हो रहा है वो क्वार्ट्जाइट पत्थर है। ये पत्थर आगे आकर के यहाँ पे आता है जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट का यूज़ होने लग रहा है, ठीक है। और इनका जो हथियार है उसका स्वरूप बदल गया है, फलक, बेधनी, खुरचनी, इन सब का प्रयोग हो रहा है। और आगे उच्च पुरापाषाण काल में चकमक पत्थर का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ का जो औजार है वो ब्लेड का स्वरूप ले रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से औजारों का स्वरूप जो है निरंतर बदलता जा रहा है। यहाँ क्वार्ट्जाइट से जैस्पर, फिर चकमक। और चूँकि मध्य पुरापाषाण काल में फलक का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था, इसलिए इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संस्कृति जो है वो फलक संस्कृति कही जाती है, ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो पूर्व पुरापाषाण काल है, यहाँ पे सबसे पहले जो खुदाई का कार्य किया था वो किया था, सबसे पहले यहाँ जो खुदाई का कार्य किया था वो किया था 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ये पेशे से जो थे भूवैज्ञानिक थे, और इनको जो है भारत में पुरातात्विक अन्वेषण के जनक के तौर पे देखा जाता है। 1963 में इन्होंने मद्रास या चेन्नई के समीप पल्वरम नामक स्थान पर हैंडेक्स प्राप्त किया, जो कि पुरापाषाण काल से संबंध रखता था। और वहीं से भारत में ये जो खोज हुए, पुरातात्विक खोजों की प्रवृत्ति शुरू होती है, और इनको इसीलिए जनक माना जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ये जो है पुरापाषाण कालीन, अब माइक्रोलिथ का मतलब होता क्या है? माइक्रोलिथ का मतलब होता है कि सूक्ष्म पत्थर। अब हम लोग मध्य पाषाण काल की तरफ आ रहे हैं। मध्य पाषाण काल में हम देखते हैं तो पत्थर जो यहाँ पे क्वार्ट्जाइट है, जैस्पर है, चकमक है। अब यहाँ पे इस पूरे दौर में पत्थर का आकार जो है वो बड़ा है। यहाँ पे जो भी पत्थर यूज हो रहे हैं वो बड़े आकार के हो रहे हैं। जबकि हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो देखते हैं कि उसका जो आकार है वो बदल रहा है। उसी को हम सूक्ष्म पत्थर या माइक्रोलिथ बोल रहे हैं। ये मध्य पाषाण काल में इनको माइक्रोलिथ बोला जा रहा है। पूछा जाता है कि माइक्रोलिथ का संबंध किस पाषाण काल से है? मध्य पाषाण काल से है। अब ये सूक्ष्म पत्थर जो है
आगे अगर हम नवपाषाण में देखते हैं तो ये सूक्ष्म पत्थर सूक्ष्म तो रहते ही हैं, वो सुडौल हो जाते हैं और उसमें पॉलिश करने की परंपराएं हमें दिखाई पड़ती हैं, मतलब उसका स्वरूप और भी बेहतर हो रहा है। तो औजारों के रूप किस तरीके से बदल रहे हैं आप देख सकते हैं। अब क्या है कि देखिए मध्य पाषाण जो ये शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले जो है C.L. कार्लाइल ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है। ये 1853 में उन्होंने 1857 में C.L. कार्लाइल ने मध्य पाषाण काल शब्द का प्रयोग किया है। और नवपाषाण काल का जो है वो है मिस्टर जॉन लुआक ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया है और ये 1865 की घटना है। ठीक है, ये 1865 की घटना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुशफुट ने पुरापाषाण की खोज की, उसके बाद ये पहले स्थितियां बन रही हैं। क्योंकि 1863 में जो इन्होंने खोज किया वो भारत में किया है और उससे पहले ही मध्य पाषाण शब्द का प्रयोग जो है, चूंकि एक संक्रमण काल भी कहा जाता है, इसको संक्रमण काल भी कहा जाता है, पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का एक संक्रमण काल है। तो इसको बाद में देखा गया कि एक ऐसा दौर था जिसमें मानव सभ्यता प्रयास कर रही थी अपने स्थायी जीवन के लिए, वो नित्य कुछ न कुछ खोजने का प्रयास कर रही थी। तो ये एक ऐसा दौर है जिसमें कि वो अपने आप से संघर्ष कर रही थी। तो इसको संक्रमण काल के इन्होंने पहले ही, क्योंकि स्टोन कॉल कोई ऐसा तो नहीं कि इंडिया या भारत के परिप्रेक्ष्य में है, ये संपूर्णता के परिप्रेक्ष्य में जब इसको बांटा गया तो उन्होंने पहले ही इस शब्द को खोजा था और उसके बाद यहाँ पे भी खोज हुआ था भारत में। अब हम ने देखा कि औजारों का स्वरूप क्या है। अब आगे हम देखेंगे कि औजारों के साथ साथ क्या है कि वहाँ पे लोगों की जो वो थी स्वभाव या प्रवृत्ति क्या थी उस दौर के लोगों का। अगर हम देखते हैं तो पुरापाषाण काल में जो व्यक्ति है वो आखेटक या शिकारी है, खाद्य संग्राहक है, वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो कंजम्पशन कर रहा है। और यहाँ पे उसको कृषि का ज्ञान नहीं है और आग का ज्ञान नहीं है। आगे जब हम देखते हैं कि मनुष्य के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया है तो हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल आते आते वो आखेटक या शिकारी ही है और खाद्य संग्राहक भी है, लेकिन यहाँ पे पशुपालन हमें दिखाई पड़ता है। मध्य पाषाण काल में ये एक विशेष चीज दिखती है कि यहाँ पे पशुपालन प्रारंभ होता है और पहला पालतू पशु जिसको कुत्ता बोला गया है, इसके पालने के पीछे रीजन ये था कि ये तो एक तो ये शिकार में मदद करता था, दूसरा हमारी सुरक्षा के लिए भी ये बेहतर था। तो यहाँ पे पशुपालन और यहाँ पे एक नए तरह के समाज की स्थिति भी दिखती है, जिसको कहते हैं बैंड समाज। बैंड समाज क्या होता है? देखिए, बैंड समाज एक ऐसा समाज होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तनाव नहीं होता है, लोगों में कहीं ना कहीं शिथिलता होती है, वो किसी न किसी बॉन्ड में नहीं बंधे हैं, वो चाहे तो उस समाज को छोड़ करके कहीं और जा सकते हैं। ये एक तरह का शिथिल समाज था जो कि कुछ आवश्यकताओं की वजह से लोग एक समूह में रहा करते थे। वो आवश्यकताएं पशुपालन भी हो सकती हैं, वो आवश्यकताएं कुछ और भी हो सकती हैं, सुरक्षा भी आवश्यकताएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे बैंड समाज की स्थिति दिखती है। जब हम नवपाषाण काल में आते हैं तो स्थितियां बदलती हैं। यहाँ पे पशुपालन तो हो ही रहा है, पशुपालन के साथ साथ कृषि आरंभ हो जाता है। मतलब अब व्यक्ति जो खाद्य संग्राहक था अब वहाँ पे खाद्य का उत्पादक बन गया है। इसके अलावा चूंकि कृषि जब हो जाएगी तो बहुत ही निश्चित है कि व्यक्ति जो है स्थायी निवास की तरफ प्रेरित होगा, तो स्थायी निवास की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। और जब खेती होगी तो उसको रखने के लिए मृदभांडों के निर्माण की स्थिति दिखाई पड़ती है। और जो सबसे क्रांतिकारी यहाँ पे हमको खोज दिखता है वो है पहिए का आविष्कार और आग का ज्ञान व्यक्ति को जो है वो पुरापाषाण काल में ही हो गया है।
पूरा पाषाण काल में ही व्यक्ति को आग का ज्ञान हो गया है, और ये वो दौर है चकमक पत्थर वाला जबकि होमो सैपियंस या आधुनिक मानव जो है उसकी उत्पत्ति इसी के टाइम में हुई है। ये उच्च पुरापाषाण काल में 40,000 से 10,000 बीसी जो है, यहीं पे 10,000 बीसी के आसपास जो है आधुनिक मानव की उत्पत्ति हमें दिखाई पड़ती है। अब क्या है कि इसके साथ हमको ये देखने की जरूरत है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं। अब जैसे कि पूरा पाषाण काल के, ये मध्य पाषाण काल के, और ये नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल के जो स्थल की बात कर रहे हैं, पहला तो है आपका सोहन नदी। सोहन नदी ये पंजाब में पड़ती है। यहीं पे सबसे पहले जो है चॉपर, चॉपिंग या पेबुल जैसे औजार प्राप्त हुए, उस संस्कृति के बारे में प्राप्त हुआ। इसी के आधार पे ही सोहन नदी से प्राप्त होने की वजह से इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं पूरा पाषाण काल को। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सन 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पलवरम में हैंडेक्स या हस्त कुठार जैसे औजार प्राप्त किए। पहला पुरातात्विक साक्ष्य है भारत में, तो इसको हैंडेक्स संस्कृति भी कहा जाता है। हैंड एक्स संस्कृति भी कहा जाता है। हैंड एक्स का मतलब होता है सिंपल कुल्हाड़ी। अब क्या है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे राजस्थान में लूनी नदी जो है वहाँ पे भी पूरा पाषाण काल स्थल हमें दिखाई पड़ते हैं। और एमपी में, एमपी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हथनौरा, और दूसरा है भीमबेटका, ये भी एमपी में है, भीमबेटका। हथनौरा की विशेषता क्या है कि यहाँ पे मानव की खोपड़ी मिली है, लेकिन मानव का पूर्ण अस्थिपंजर या जीवाश्म जो है पूरा पाषाण काल में भारत में नहीं मिलता है। भारत में पहली बार जो मानव जीवाश्म मिला है वो मिला है मध्य पाषाण काल में। पहली बार भारत में जो मानव जीवाश्म मिला है वो मध्य पाषाण काल में मिलता है। यद्यपि यहाँ पे मानव की खोपड़ी मिलती है, लेकिन संपूर्ण अस्थिपंजर जैसी स्थिति जो है पूरा पाषाण काल के दौरान भारत में नहीं दिखाई पड़ती है। भीमबेटका जो है ये गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है। गुफा चित्रकारी यहाँ पे दिखाई पड़ती है। और भीमबेटका के अलावा जो है गुजरात में जो कच्छ का क्षेत्र है, गुजरात में जो है कच्छ का क्षेत्र है, ये भी पूरा पाषाण कालीन स्थल है। तो सोहन नदी पंजाब में, हैंडेक्स मद्रास, पलवरम ये मद्रास में है, और राजस्थान में लूनी नदी के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। एमपी में हथनौरा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पीटी के। मानव की खोपड़ी एमपी में है। और भीमबेटका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुफा चित्रकारी के यहाँ पे हमें मिलते हैं संकेत। अब क्या है कि अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख स्थल है, पहला है राजस्थान। यहाँ पे है बागौर। इस स्थल की विशेषता यहाँ ये है कि यहाँ पे पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। अगर ये प्रश्न आता है कि पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो बागौर और आदमगढ़ में पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अभी हम आदमगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, ये एमपी में है आपका। बागौर जो है वो सबसे बड़ा, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल जो है वो बागौर है। यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन में भेड़ बकरी पालने के भी साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य बागौर में मिले हैं। आदमगढ़ में पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य में हमें दिखाई पड़ते हैं। और आदमगढ़ जो है ये आपका एमपी में है।
2 हो गया। तीसरा हो गया आपका गुजरात। गुजरात में जो उत्खनन का कार्य था वो एच.डी. सांकलिया साहब ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य कराया था, ये पूछता है, ठीक है। और यहाँ पे 14 मानव कंकाल मिले हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। पूरा पाषाण काल में हमने देखा 2 महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बागौर इंपॉर्टेंट है, किस लिए? क्योंकि ये सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, आजमगढ़ में आरंभिक पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, गुजरात में एच.डी. सांकलिया ने खुदाई काम किया, 14 मानव कंकाल यहाँ दिखाई पड़ते हैं। और इसके अलावा यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में मध्य पाषाण काल में जो स्थल है उसमें है ये आपका प्रतापगढ़ सराय नाहर राय जो है ये इलाहाबाद प्रतापगढ़ के पास में है। इसकी विशेषता ये रही है कि यहाँ पे स्तंभ गर्त के या गर्त निवास के जो आरंभिक साक्ष्य हैं, जो आगे देखकर नवपाषाण काल में हम देखते हैं कि बुर्ज होम और गुफ कराल में लोग गर्त मतलब होता है गड्ढे के अंदर निवास करते थे, उसके आरंभिक साक्ष्य हमको मध्य पाषाण काल में सराय नाहर राय में इसके स्तंभ गर्त के हमें दिख जाते हैं। यहाँ पे वो आरंभिक साक्ष्य है, लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि गर्त निवास तो बुर्ज होम आपको गुफ का कराल ही रहेगा। और इसके बाद फिर जो महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ पे ये महत्वपूर्ण स्थल जो यहाँ पे है वो है महदहा है। महदहा जो है वो प्रतापगढ़ में पड़ता है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे हड्डी निर्मित आभूषण और हड्डी निर्मित उपकरण जो है यहाँ प्राप्त हुए हैं, और सींग से भी निर्मित उपकरण यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। महदहा सराय नाहर राय आपको पता चला है मध्य पाषाण कालीन स्थल है। दूसरा महदहा है जो प्रतापगढ़ में पड़ता है, वहाँ से क्या मिला है, इससे क्वेश्चन पीटी में पूछने का काफ़ी रहा है। और अगला जो है हमारा वो होगा महदहा के बाद हम लोग का अगला जो है वो है दमदमा। ये भी प्रतापगढ़ के पास में है, और यहाँ से जो है 41 माफ करिएगा, यहाँ से 41 जो है मानव समाधान मिले हैं, जिसमें से 5 जो है वो युग्म है, मतलब जोड़े में है। 100 जो है वो जोड़े में है, और एक ऐसा मिला है जिसमें कि 3, एक कब्र ऐसा है जिसमें कि 3 लोग जो हैं एक साथ दफनाए गए हैं। 3 लोग एक साथ दफनाए गए हैं, और बाकी जितने हैं 5 में 2 हैं, 1 में 3 है, और बाकी में 1 है। तो टोटल ये है। और यहीं पे कछुए की हड्डी भी प्राप्त हुई है। तो महदहा और दमदमा, इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बीच में कंफ्यूजन न क्रिएट कीजिएगा। इसको आप याद कर लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर है। अब एक और प्लेस है, वो है आपका चौपानी मांडो जो है ये तीनों ही, मतलब यहाँ पे हमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल ये यूपी में है, तीनों के हमें यहाँ पे अंश दिखाई पड़ते हैं। अब हम लोग जैसे देख रहे हैं कि नवपाषाण काल की स्थिति की हम लोग चर्चा करेंगे कि नवपाषाण काल में क्या चीजें हैं। नवपाषाण काल का जो प्रमुख स्थल है वो हो गया आपका पहला जो है
उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़। मेहरगढ़ की विशेषता यह है कि यहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। कपास, कृषि में कौन कौन सी खेती हो रही है? कपास हो रहा है, गेहूं हो रहा है और जौ हो रहा है। सबसे जो प्रारंभिक अगर हम कह देते हैं कि फसल कौन सा है तो इसको माना गया है। ये उत्तर भारत की स्थिति है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की स्थिति देखते हैं तो वहाँ पे आरंभिक फसल जो है दक्षिण भारत में रागी या मिलेट है। ठीक है, रागी या मिलेट जो है वो दक्षिण भारत में है। प्रारंभिक जो अनाज है। और इस मेहरगढ़ की दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पे तांबा गलाने के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तांबा गलाने के भी प्रमाण मिलते हैं। और तीसरा जो है वो ये है, ये प्राचीनतम बस्ती का भी प्रमाण है। प्राचीनतम बस्ती का प्रमाण है। लेकिन देखिए होता क्या है कि इतिहास में नित्य नए शोध हुआ करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि कृषि का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है तो ये तकरीबन 7000 BC के आसपास जो है मेहरगढ़ है। लेकिन नवीन शोध ऐसे बताते हैं कि 9000 BC लहुरा देव जो है, लहुरा देव में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये पहले प्राप्त हुआ है। तो अगर ऑप्शन में लहुरा देव है तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आप इसको मानेंगे। लेकिन अगर लहुरा देव नहीं है तो आप मेहरगढ़ को जो है आप कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मानेंगे। तो चूंकि इतिहास में चीज़ें बदलती भी रहती हैं तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अब क्या है, इसके अलावा जो दूसरा स्थल है वो है आपका कश्मीर। ले लीजिए, उत्तर की साइड में कश्मीर आ जाइए। कश्मीर में दो प्रमुख स्थल है, एक है बुर्ज होम है और दूसरा है गुफ कराल। यहाँ पे गर्त निवास मतलब गड्ढे में निवास की स्थितियां हमें दिखाई पड़ती हैं कि लोग गर्त निवास यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ दोनों जगह पे ये स्थिति हमको दिखाई पड़ती है। साथ में यहाँ पे जो कब्र है वहाँ पे कब्रों में व्यक्ति जो है के साथ उसके कुत्ते को भी दफन करने की परंपरा दिखती है बुर्ज होम में। तो ये यहाँ पे उत्तर पश्चिम में आपका मेहरगढ़ हो गया, उत्तर में आपका कश्मीर हो गया। और अब हम देखते हैं कि कुछ अन्य स्थल भी हैं, जैसे कि बेलन नदी के आसपास, मतलब ये यूपी में है। कोल्डिहवा एक जगह है, कोल्डिहवा की विशेषता ये है कि यहाँ पे चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य न केवल भारत में बल्कि विश्व में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। और महगरा जो है यहाँ से जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और चौपानी मांडव, जैसा मैंने बताया था कि ये तीनों सभ्यताओं से संबंधित है, चाहे वो पुरापाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो, चाहे नवपाषाण काल हो। चौपानी मांडव में जो मृदभांड मिले हैं ये संसार के प्राचीनतम मृदभांड है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमें इधर पूर्व साइड में बिहार के पास चिरांद एक जगह मिलता है। चिरांद जो कि वहाँ के सारण जिले में है, वहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं।
जैसे कि सबसे ज़्यादा उपकरण जो है वो बुर्ज होम में मिला है। उसके बाद दूसरे नंबर पे चिरान में बुर्ज होम के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपकरण मिले हैं। ये सेकंड प्लेस है, चिरान जो है उपकरणों के मामले में पहले नंबर पे बुर्ज होम है। और दूसरा यहाँ पे खास चीज़ मिली है कि हिरन जो है, हिरन के सींग से निर्मित उपकरण, ठीक है, हिरन के सींग से निर्मित उपकरण यहाँ पे हमें दिखाई पड़ते हैं। और अब हम दक्षिण भारत में देखें नवपाषाण काल की स्थिति, तो दक्षिण भारत में मास्की है, आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक में है। इसके अलावा ब्रह्मगिरी है, सुंगन कुल्लू है, उतनूर है, और कोडेक्कल है। अब खास बात क्या है कि दक्षिण भारत में हमें एक विशेष चीज दिखाई पड़ती है, वो है राख के टीले। ये क्या है? देखिए, राख के टीले जो है किसी तरह का यहाँ पे कब्र नहीं है या लोगों को जलाया नहीं जाता था, बल्कि ये जो मवेशी होते थे उनके वेस्ट को जैसे जलाया गया, यहाँ वो इकट्ठा हो गया, फिर उसी के ऊपर उसके और वेस्ट को जलाया गया, इकट्ठा हो गया, उसके वेस्ट को और जलाया गया, इकट्ठा हो गया। इस तरह से फिर अगले जगह पे यही काम किया गया। तो इस तरह से राख के जो है बहुत टीले यहाँ दिखाई पड़ते हैं, टीले नुमा आकृतियाँ बन गई हैं दक्षिण भारत में। तो वो जो है मवेशियों के वेस्ट हैं जिनको जलाया गया है, इसके अलावा अनाजों के वेस्ट है जिनको जलाया जाता था, तो उससे निर्मित है ये, ठीक है। अब क्या है कि हमने देख लिया कि नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में क्या स्थितियां हमें दिखाई पड़ती हैं, कौन कौन से वहाँ के जो हुआ करते थे कि क्या क्या बदलाव आए हैं, इसको भी हम देख रहे हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हम ये देखते हैं कि जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल जो है, यही के नवपाषाण काल के जो अंतिम समय है वहाँ पे हमें तांबे का जो है हमें दिखाई पड़ता है प्रयोग, ठीक है। और यही प्रयोग से शुरू होता है एक नया काल जिसको कि ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। अब ताम्रपाषाण काल क्या है हम इस पर चर्चा करेंगे। इसको ताम्रपाषाण काल को लिथिक एज भी कहा जाता है, चारकोलिथिक एज कहा गया है। अब ये जो ताम्रपाषाण काल है इसको भी कुछ भागों में बांटा गया है। जैसा कि हमने देखा है कि पुरापाषाण काल या स्टोन एज पाषाण काल को पत्थरों के आधार पर बांटा गया था कि पत्थरों के स्वरूप जो हैं वो बदलते रहे हैं। पहले बेडौल हुआ करते थे, इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं कि पत्थरों के स्वरूप जो है पहले बड़े हुआ करते थे, तो वो पाषाण काल हो गया, पुरापाषाण काल हो गया। पुरापाषाण जब छोटे होने लगे तो वो आपका हो गया मध्यपाषाण काल हो गया। अब ये पॉलिशदार हो गए तो नवपाषाण काल हो गया, नवपाषाण काल हो गया। अब पॉलिश के बाद फिर क्या है कि यहीं पे हमको तांबे की भी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं, तो ये इसी काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया। और आगे चल के तांबा और टिन को मिला करके कांसा बनाया जाएगा, ठीक है, कांसा बनाया जाएगा। तो इससे बनेगी कांस्य युगीन संस्कृति, जिसको कि हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है।
और उसके बाद फिर लौह युगीन संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता को कहा जाता है। तो हम जिस परिवर्तन निरंतरता की बात कर रहे थे तो उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, किस तरह से किस धातु के प्रयोग ने उस पूरे के पूरे एज को प्रभावित किया है। अब ताम्र पाषाण काल जो है, यहाँ पे जो इसके वर्गीकरण का आधार है वो 3 आधार हैं। मतलब एक आधार है वो है मृदभांड। यहाँ पे मृदभांड हमें बहुत तरह तरह के दिखाई पड़ते हैं। मृदभांडों की बनावट के आधार पे यहाँ पे ताम्र पाषाण काल को हम 3 मोटे भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला है आहार या बनास भी इसको कहते हैं। दूसरा है कायथा और तीसरा है जोरवे, ठीक है। अब आहार जो संस्कृति है ये राजस्थान में दिखाई पड़ती है और कायथा जो है वो एमपी में और जोरवे जो है महाराष्ट्र में। आहार बनास नदी के पास चूंकि ये सभ्यता हमें दिखाई पड़ती है, उसके नाम पे इसका नाम बनास पड़ गया है। इसका जो टाइम पीरियड है, चूंकि जो ताम्रपाषाण काल है ये सिंधु सभ्यता के साथ साथ चलता रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड हम देखते हैं ये हम 2800 बीसी से लेकर के ये आता है 1500 बीसी तक। 1500 बीसी तक का ये टाइम है इसका। कायथा के जो है इसका टाइम है 2400 से लेकर के 1700 तक। 2400 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक है। और जोरवे का जो टाइम है वो है 1500 से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के ये 900 बीसी तक, ईसा पूर्व तक का ये दौर चला है। अब क्या है कि राजस्थान में आहार एक प्लेस है, उसके नाम पे ही इसका नाम आहार संस्कृति पड़ा है। यहाँ पे हमें आहार का मतलब होता है कि तांबे का उत्पादन करने वाला या तांबे को प्रोड्यूस करने वाला, इसका मतलब यही होता है। तो इस स्थान पे राजस्थान में तांबा मिलता है, तो ये प्रमुख स्थान है यहाँ का आहार, ठीक है। यहाँ पे जो मृदभांड बनाए जा रहे हैं, यहाँ के चूंकि यहाँ पे जो डिवाइडेशन हो रहा है वो मृदभांडोधार पे हो रहा है, वो लाल और काले रंग के में है। लाल व काले रंग के है मृदभांड। और इसके अलावा यहाँ पे गिलुंड घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मिट्टी के ईंटों से बने हुए और मिट्टी और बालू के गारे से प्लास्टर किए हुए कच्चे घर जो होते हैं उनको कहा जाता है। तो ये राजस्थान में इस तरह की संस्कृतियां हमें दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पे मृदभांड क्या है, लाल काले हैं। अब क्या है कि जो ताम्रपाषाण का जो दूसरा है कायथा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार इसका भी। अब कायथा जो है इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। इसके भी 3 चरण थे, ठीक है। पहला चरण तो 2400 से लेकर 1700 तक का है। दूसरा जो है वो 2100 से लेकर के 1800 तक का है। और तीसरा चरण जो है वो 1900 से लेकर के है, 1900 बीसी से लेकर के आपका 1400 बीसी तक जाता है। और ये टाइम काल को हम मालवा संस्कृति भी कहते हैं। ये वास्तव में कायथा संस्कृति का ही एक भाग है मालवा। ये इसका तीसरा चरण है, ये दूसरा चरण है और ये पहला चरण है। क्योंकि एमपी में जो प्रमुख स्थान है, इस जो कायथा संस्कृति इसकी विशेषता इसको ये है कि इसको हड़प्पा सभ्यता की कनिष्ठ समकालीन संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मालवा में ये जो मालवा है, यहाँ पे जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं
वो संसार के बेहतरीन मृदभांड पाए गए हैं। इसको विश्व में सबसे सुंदर मृदभांड की उपाधि दी गई है। ये कैसे होते थे? वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाल और काले हो रहे थे। यहाँ पे मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, यहाँ पे इसको लाल रंग से रंगा गया है, लाल रंग से इसको रंगा गया है और इस पर काले रंग से इस पर डिजाइन की गई है। ठीक है, इस पॉटरी में काले रंग से डिजाइन की गई है। तो ये जो है सभी ताम्रपाषाणीन संस्कृतियों में जो मृदभांड मिले हैं उसमें सबसे सुंदर मृदभांड जो है वो मालवा के हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्थल है, वो है नवादा टोली। नवादा टोली, ये पूछता है प्रश्न कि नवादा टोली कहाँ पे है? वो एमपी में है। दूसरा, यहाँ पे उत्खनन किसने कराया था? तो यहाँ पे उत्खनन एच.डी. साकलिया ने ही कराया था। साकलिया ने ही यहाँ पे उत्खनन का कार्य कराया था। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है कि अब हम आते हैं आपका जोरवे संस्कृति की तरफ बढ़ते हैं। जोरवे संस्कृति में हमें 3 तरह के स्थल दिखाई पड़ते हैं। ये महाराष्ट्र में दिखती है। एक है आपका दैमाबाद और तीसरा जो है वो है इनाम गांव। अब इन सब की क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में मृदभांडों के किस तरह से अंतर आया, मृदभांडों के स्वरूप में, उसके रंग में किस तरह से अंतर आया है। तो अब हम लोग इसको संक्षिप्त में देख लेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें दायमाबाद फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रथ चलाते हुए एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है। इसके अलावा यहाँ पे सांड, गैंडा, ठीक है, और की मूर्तियाँ, हाथी की भी मूर्तियाँ मिली हैं। इनाम गांव जो है यहाँ पे कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं। इनाम गांव में कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं, 3 कमरे वाले मकान भी मिले हैं। और जो सबसे निवासा जो है यहाँ पे पटसन के भी साक्ष्य मिले हैं और निवासा से पटसन के साक्ष्य मिले हैं। अब सबसे बड़ा जो इस काल में, ताम्रपाषाण काल में जो सबसे बड़ा स्थल है वो दैमाबाद को ही माना गया है। तो इस तरह से हमारा ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ भी समाप्त होता है। और अब अगले चैप्टर में मैं थोड़ा सा इससे संबंधित जो थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं उनको समेटने की कोशिश करूंगा कि मानव का विकास किस तरह से हुआ। चूँकि इस अध्याय में प्रीलिम्स से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेंस से क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो मेरा मेन फोकस यही था कि इसमें ज़्यादा आप लोग को फैक्ट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।